अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू साइक स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स मीडिया इन पाकिस्तान का लेसन नंबर 18 MCM 304 कोर्स कोड है। तो लेसन नंबर 18 में हम देखेंगे न्यूज़ एजेंसी के बारे में। पहले मैं आपको बताती चलूं कि मैंने अच्छे से हाईलाइट किए थे नोट्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सेव नहीं हो सका शायद, तो अब मैं साथ साथ हाईलाइट करती जाऊंगी। सो डोंट वरी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि न्यूज़ एजेंसी क्या होता है। हम देखेंगे न्यूज़ एजेंसी क्या चीज़ है। News agency is an organization that acts as a source of news for different newspaper. भाई कहाँ गया? For different newspapers, radio, television, and other organizations. News agency एक ऐसी organization है जो कि different newspapers के लिए news का एक source है, और जिसे रेडियो, टेलीविजन और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो इसे अपनाना चाहते हैं, मतलब कि इसका हासिल करने में इंटरेस्टेड होते हैं। आगे कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स पर्सपेक्टिव्स बताए हुए हैं एमसीक्यूज के लिहाज से, जो है ये इंपॉर्टेंट है चीजें। ये यहाँ तक मैं कर देती हूँ, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि जो फर्स्ट न्यू एजेंसी थी वो 1820 से बनी न्यूयॉर्क सिटी में। उसके बाद फिर लिखा हुआ है कि जो द फर्स्ट इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज जो बनी वो कौन कौन सी हैं। एजेंस हैवस ऑफ पेरिस, रूटर टेलीग्राम कंपनी ऑफ लंदन, नॉन सिंपली एज रूटर्स, कॉन्टेंशनल टेलीग्राफन कंपनी ऑफ बर्लिन, नोन एज द वोल्फ एजेंसी। मतलब क्या कहलाती हैं, उनके नाम भी आगे लिखे हुए। तो ये इंपोर्टेड एमसीक्यूज भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, मस्ट रीड इट। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी। अब इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज कौन कौन सी हैं, जिसके चार इनमें यहाँ पे नाम बताए हुए हैं। रूटर्स, एसोसिएटेड प्रेस, एपी, यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल, यूपीआई, एजेंस फ्रांस प्रेस, एएफपी। अब स्टैंड फॉर मतलब कि इनको क्या कहते हैं, एपी, यूपीआई, ये भी आपने याद रखना है, और इनके फुल नेम्स भी याद रखने हैं। अब यहाँ पे एमसीक्यूज है। दे प्रोवाइड 3.5 करोड़ वर्ड्स पर डे टू देयर सब्सक्राइबर्स इन मोर देन 150 कंट्री। तो यार ये हाईलाइट करने की वजह से थोड़ा आगे पीछे हो रहे हैं। ये एमसीक्यू तो ये भी आपने लाजमी याद रखना है। आगे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो नई एजेंसीज बनी वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले यूनाइटेड इंडिया फर्स्ट में जो न्यू एजेंसीज बनी थी वो थी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन जब पाकिस्तान मतलब आजाद हुआ तो पाकिस्तान के जो मेंबरान इस एजेंसी के अंदर शामिल थे वो पाकिस्तान में रह गए। उन्होंने फिर पाकिस्तान में जितने भी लोग मतलब इस एजेंसी में शामिल थे, उन्होंने पाकिस्तान में अपनी एक मतलब की एजेंसी बनाई जिसका नाम रखा गया, जिसका नाम कहाँ पे है, अब मेरे पास भी हाईलाइटेड नहीं हुए, तो एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ लोगों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, और इसकी वजह से 1956 में उन्होंने अपनी एक अलग एजेंसी, प्राइवेट एजेंसी बना ली, जिसका नाम रखा पाकिस्तान प्रेस एसोसिएशन। वन सेकेंड यार। उसके बाद इसका नाम चेंज करके रख दिया गया पाकिस्तान प्रेस इंटरनेशनल, पीपीआई। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि फिर यूनाइटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान एक एन अदर न्यू एजेंसी थी जो कि केम इनटू एग्जिस्टेंस इन दिसंबर 1949। तो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आगे उन्होंने बताया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन वर्किंग ऑफ अ न्यूज़पेपर एंड न्यू एजेंसी। जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही पढ़ा रही हूँ, वही हाईलाइट कर रही हूँ, उसी का कंसेप्ट क्लियर करवा रही हूँ। ठीक है, न्यूज़पेपर और एजेंसी में क्या डिफरेंस है। न्यूज़पेपर की अपनी पॉलिसीज होती हैं, जबकि जो न्यू एजेंसीज होती हैं इनकी कोई स्पेसिफिक पॉलिसीज नहीं होती। उसके बाद जो न्यू पेपर एजेंसी होती है इनके पास अपने क्लाइंट्स होते हैं। प्लीज ये जो हाईलाइट्स नोट आगे पीछे हो रहे हैं इनको इग्नोर करें। न्यू एजेंसी के मतलब अपने क्लाइंट्स और सब्सक्राइबर्स होते हैं डिफरेंट पार्ट्स में। फिर उन्होंने नीचे एक बात की है कि मतलब ये अपनी सर्विसेज को बेस्ट से बेस्ट रखते हैं सब्सक्राइबर्स को सेटिस्फाइड रखने के लिए। मतलब आपके सब्सक्राइबर बन तो जाते हैं, लेकिन आप उन्हें सेटिस्फाई कितना रख पाते हैं, उन्हें मेंटेन कितना रख पाते हैं, ये चीजें जरूरी होती हैं। तो जनाब आगे हमारा लेसन नंबर 19, इसमें हम पढ़ेंगे प्रेस एंड गवर्नमेंट 1780 टू 1822 का एरा, इसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि तमाम न्यूज़पेपर जो थे वो इंग्लिश लैंग्वेज में शाया होते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को तो इसको कोई मसला नहीं था, लेकिन जो के बरसगीर के लोग थे वो इंग्लिश न्यूज़पेपर समझने के मतलब अनएबल टू रीड, समझ नहीं सकते थे, और उन्हें समझ नहीं आता, वो पढ़ नहीं सकते थे, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब कि जो भी अंग्रेज थे उनका ये मानना था कि ब्रिटिश जो लोग थे कि अच्छी बात है, अगर इन्हें नहीं समझ आता तो ये हमारे अगेंस्ट किसी किस्म के कोई चीज रेज नहीं कर सकते। मगर अगर इन्हें फॉर एग्जांपल अगर इन्हें राइट्स नहीं मिल रहे, इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे, तो इन्हें कौन सा इस चीज की अवेयरनेस है जो ये इसके खिलाफ स्टैंड लेंगे। ठीक है, ये बात कहना चाह रहे हैं वो यहाँ पे। आगे जनाब
उन्होंने कहा है कि जामे जहां नुमा फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर था जो कि फेड हुआ था कलकत्ता 1822 में। उसके बाद उर्दू जब जो थी एक प्रॉपर लैंग्वेज नहीं थी, जिसकी वजह से जो थे मुंशी सदा सुख थे, इन्होंने इसे कन्वर्ट कर दिया था पर्शियन लैंग्वेज में। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। प्री एंड पोस्ट 1857 से का पीरियड हम पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि जब मतलब कि जंग हो रही थी, जंग आजादी की जंग लड़ी जा रही थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी मतलब वो प्रेस ऑफ फ्रीडम को इतना ज्यादा इंकरेज नहीं करती थी। और जिसकी वजह से फिर जब प्रेस ऑफ फ्रीडम मतलब सॉरी यार, प्रेस ऑफ फ्रीडम को इतना ज्यादा इनकरेज नहीं करते थे, और जब आजादी की तहरीक चली तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो है ये न्यूज़पेपर्स का ही रिजल्ट है, मतलब मीडिया का, लोकल मीडिया का ही रिजल्ट है, क्योंकि लोकल मीडिया के लोग जो है, मीडिया जो है इन्हें इतनी अवेयरनेस देता है, जिसकी वजह से ये मतलब स्टैंड ले सके हैं अपनी आजादी का। तो उन्होंने सब चीजों का जो जिम्मेदार है वो फ्रीडम को, प्रेस की फ्रीडम, सॉरी फ्रीडम प्रेस को कहलाया। अच्छा, आगे भी हम यहाँ से देखते हैं। न्यूज़पेपर पब्लिश एंड एडिटेड बाय देम, पर्टिकुलरली न्यूज़पेपर एंड जर्नलिस्ट ऑफ दिल्ली वाज ब्लेम्ड टू बी रिस्पांसिबल। मतलब जो भी न्यूज़पेपर जो थे वो कर रहे थे, पब्लिश कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ने इन्हें ही ब्लेम किया इस हर चीज के बारे में, और फिर इन्हें पनिशमेंट्स भी दी गई। उसके बाद फिर सर सैयद अहमद खान ने सोचा कि अगर हम इन्हें ब्लेम करें कि जनाब ये उर्दू पर न्यूज़पेपर पब्लिश करने नहीं दे रहे या ऐसा कुछ भी, इससे बेहतर नहीं है कि हम इससे बेहतर है कि हम अपनी एजुकेशन को मतलब कि मजीद अच्छा करें, हम खुद एजुकेट हों, ताकि हमें प्रॉब्लम ही ना हो कि वो इंग्लिश में न्यूज़पेपर पब्लिश करते हैं या उर्दू में करते हैं, हम खुद समझ सके। हम जब एजुकेटेड हो जाएंगी, हमारी कौम जो कि मतलब एक अलग पाकिस्तान चाहती थी, जो मुसलमान थे, अगर वो एजुकेटेड हो जाएंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के दरमियान और मुसलमानों के दरमियान जो एक डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। खिलाफत मूवमेंट का आगाज हुआ 1914 से 1924 तक। अब खिलाफत मूवमेंट क्या थी? खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड इन 1914, ये मतलब मुसलमानों ने इसका इसका आगाज किया, जिस तहरीक का मकसद ये था कि जो हमारी होली प्लेसेस है, जो हमारे मुकद्दस मकामात हैं, मतलब उनकी जो जिम्मेदारी है वो कहीं गैर मुसलमानों के हाथ में ना चली जाए। ठीक है, ये जो हमारा खाना काबा शरीफ है और जो मदीना मुनव्वरा है, मक्का मुकरमा है, ये बहुत मुश्किल से मुसलमानों ने अपने कब्जे में लिया था, ताकि कोई गैर मुस्लिम की हुकूमत इस पे ना आ जाए तो वो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने पूरी एक तहरीक चलाई थी कि जो होली प्लेसेस हैं वो अंडर कंट्रोल, मुसलमानों के ही अंडर कंट्रोल रहे, गैर मुसलमानों के हाथों में ना चली जाए। आगे फिर कुछ इसकी स्ट्रगल में कुछ जो न्यूज़पेपर्स थे, जो मैगजीन शाया हुए, उनके नाम बताए हुए हैं कि जमींदार ऑफ मौलाना जफर अली खान, मतलब जमींदार, जो डिफरेंट किस्म की राइटिंग में लिखा हुआ है ना, ये मैगजीन का नाम है। ऑफ के बाद जो नाम आ रहा है वो जिस बंदे ने मैगजीन को पब्लिश किया उसका नाम है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। हाईलाइट कर देती हूँ मैं। जमींदार ऑफ मौलाना जफर अली खान और कॉमरेड एंड हमदर्द ऑफ मौलाना मोहम्मद अली जौहर एंड अल हिलाल एंड अल बलव बलव ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, उर्दू मोल्ला ऑफ मौलाना हसरत मोहानी। अगर कोई भी मिस्टेक होती है हमारी तरफ से होती है तो हम भी स्टूडेंट है भाई, हम भी सीख रहे हैं, तो आप लोग मुझे गाइड कर सकते हैं, मैं आपको खुली इजाजत देती हूँ, आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं, मुझे गाइड कर सकते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैगजीन्स के नाम हो गए। आगे हम चलते हैं रोलेट। रोलेट, हाँ, रोलेट एक्ट 1919 पे। रोलेट एक्ट क्या था कि इसको ब्लैक लॉ भी कहा जाता है। ये इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, इंट्रोड्यूस हुआ, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसमें इसका मतलब मकसद क्या था? इसके पीछे कहानी ये थी कि इंडिया में जब ये रूल जो था, ये लॉ जो था, जब ये बना, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो इंडिया में बरसगीर में रहने वाले लोगों को कि किसी भी टाइम किसी भी बंदे को अरेस्ट कर सकती है, और उसके पास इस कदर भी अथॉरिटी नहीं है कि वो कोई अपना वकील वगैरह करवा सके और आज़ादी मतलब के लिए, अपनी आज़ादी के लिए लड़ सके, खुद को प्रोटेस्ट कर सके। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने इस एहतजाज के तौर पर अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया कि वो इस तहरीक का हिस्सा, मतलब इस्लाह का हिस्सा नहीं बनेंगे। 1942 में कांग्रेस स्टार्ट क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट की थी, जिसके खिलाफ फिर जो भी न्यूज़पेपर इस, यार सॉरी फॉर दैट, वेरी सॉरी, ये जो आगे पीछे हो रहे हैं इसके लिए। अच्छा, उन्होंने कहा कि जब ये मूवमेंट जो बनी थी
इसकी बात की जा रही है कि इसका स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता था उस न्यूज़पेपर के खिलाफ जो इसके बारे में मतलब जो इस तहरीक को सपोर्ट करता था। ठीक है, जो क्विट इंडिया मूवमेंट चली, इसको सपोर्ट करने वाले न्यूज़पेपर्स के खिलाफ एक्शन लिया जाता था कि इसको सपोर्ट नहीं करना। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ? आफ्टर इंडिपेंडेंस यहाँ से हम पढ़ते हैं कायदे आजम एड्रेस। कायदे आजम ने एक ओपनिंग सेशन रखा ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑन 11 सितंबर। 11 सितंबर को कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने एक सेशन रखा था पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में और 1947 में, जिसके बाद वो प्रेसिडेंट बने थे, जिसके प्रेसिडेंट थे जोगीदार नाथ मंडल। ठीक है, ये प्रेसिडेंट थे इस सेशन के। और इस सेशन में कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कुछ मतलब के असेंबली के ये इन्होंने असेंबली के प्रेसिडेंट बने और इन्होंने अपनी स्पीच डिलीवर की और अपनी नई पॉलिसीज जो थी वो अनाउंस की। नई पॉलिसीज अब कौन सी थी कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की? कि मतलब पहले तो जो भी था वो इंडिया की गवर्नमेंट के लिहाज से था, ये ब्रिटिश की गवर्नमेंट के लिहाज से पॉलिसीज थी। लेकिन जब अब हमारा मुल्क बन गया, उसके बाद हमारे जो लीडर थे वो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, तो उन्होंने हमारे मुल्क की न्यू पॉलिसीज बनाई, जिसके अंदर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी पॉलिसीज बनाई कि उन्होंने राइट्स की बात की। उन्होंने कहा कि कोई मुसलमान है या गैर मुसलमान है, जो मतलब अक़लियतों के हकूक हम पढ़ते आ रहे हैं ना शुरू से उर्दू में, तो उनके बारे में उन्होंने बात की कि उनको बराबर के हकूक मिलेंगे। आप इबादत गाहें बना सकते हैं अपनी, आप मतलब आज़ादी है आपको अपनी तरीके से अपनी इबादत गाहों में जाकर इबादत करने की। किसी किस्म का कोई किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा। किसी सिटीजन को मतलब किसी बराबर के हकूक दिए उन्होंने ना, किसी भी सिटीजन को क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा, कमतर नहीं समझा जाएगा और हर अक़लियतों को और मुसलमानों को इक्वल सॉरी एक बराबर जो है वो हकूक दिए। मुझे इंग्लिश उर्दू मिक्स हो रही है। ठीक है, बराबर के हकूक उन्होंने दिए जो उनकी नई पॉलिसीज में उन्होंने अनाउंसमेंट की। तो जनाब यहाँ पे खत्म होता है हमारा लेसन नंबर 17 या 18, मुझे हमेशा ये भूल जाता है, 19 माशाल्लाह। 19 लेसन यहाँ पे खत्म होता है। इसमें हमने लेसन नंबर 18 और 19 को कवर किया। थोड़ा लेंथी हो गया, सॉरी फॉर दैट, कुछ प्रॉब्लम्स हुई उसके लिए भी सॉरी, लेकिन मकसद हमारा क्या था, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना और इंपॉर्टेंट चीजें बताना, वो हो गई है। फिर भी कुछ नहीं समझ आता आप कमेंट बॉक्स में जाए कमेंट करें, लाजमी रिप्लाई मिलेगा। लास्ट में फिर वही रिक्वेस्ट, में चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।